हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 10th की साइंस सीरीज में। जुड़ जाइए फटाफट बायो वाइब्स एसपी के साथ। और साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में कुछ अभिक्रियाओं के प्रकार, चलो देखते हैं। पहला वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है, जाइए और बेसिक चीज़ों को देखिए और फटाफट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और आगे की चीज़ों से जुड़ जाइए। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। उसमें सबसे पहले आती है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो, बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड को आप जल के साथ अभिक्रिया करवाते हो, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और जल दो अभिकारक अभिक्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड CaO ये बिना बुझा हुआ चूना है और इनको जल में डालने पर बुझा हुआ चूना बन जाता है। बुझे हुए चूने का सूत्र हुआ CaO2OH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? दीवारों की सफेदी करने में इनका उपयोग किया जाता है। दूसरी अभिक्रिया आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, नाम से स्पष्ट है, एक्सोथर्मिक, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी मुक्त होती है, उनको कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड वाली अभिक्रिया भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया थी। ऊपर अभी आपको बताई संयोजन अभिक्रिया, उस अभिक्रिया में अभिक्रिया के साथ क्या मुक्त होती है? उष्मा, यानी हीट निकलती है, जिसे हम कह सकते हैं एनर्जी के रूप में निकलती है, यानी अभिक्रिया के साथ एनर्जी भी मुक्त होती है। ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी कहते हैं। यहाँ पर देख लो, प्राकृतिक गैस का दहन यानी कि CH4 मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो यहाँ पर भी निकलती है एनर्जी। क्या निकलती है? एनर्जी। एनर्जी। दूसरी यहाँ पर अभिक्रिया एक बताइए, श्वसन, रेस्पिरेशन, जिसमें यहाँ पर ग्लूकोज C6H12O6 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है तो यहाँ से भी एनर्जी मुक्त होती है, एनर्जी मुक्त होती है। इसलिए ये भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया आती है जिसे कहते हैं एंडोथर्मिक। कौन सी अभिक्रिया? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, जिसके अंदर जैसे कि एक प्रकाश संश्लेषण आप एक अभिक्रिया पढ़ते हो, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? वहां पर ऊर्जा खर्च होती है, यानी ऊर्जा अवशोषित होती है वहां पर। जैसे कि 6CO2 प्लस 12H2O दोनों मिलकर जो ग्लूकोज बनाते हैं उसमें ऊर्जा चाहिए। कौन सी चाहिए? सनलाइट वाली ऊर्जा का वहां पर उपयोग होता है और उपयोग होकर क्या बनता है? फाइनली C6H12O6 यहाँ पर ऊर्जा अवशोषित हुई है। इस आधार पर कह सकते हैं कि ये कैसी अभिक्रिया है? ये अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अगली अभिक्रिया आती है वियोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? वियोजन, नाम से स्पष्ट है, डीकंपोजिशन हो जाएगा। ये संयोजन अभिक्रिया के एकदम विपरीत है। वहां पर दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ते थे, यहाँ पर एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है। एकल अभिकर्मक और उससे छोटे छोटे कई उत्पाद बन जाते हैं, इसे कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। अब एकल अभिकर्मक टूट रहा है और छोटे छोटे उत्पाद बन रहे हैं, वो किसके द्वारा तोड़े जाते हैं? हीट देकर तोड़े जाते हैं, तो उसे कहा जाता है ऊष्मीय वियोजन। लाइट यानी प्रकाश डालकर, सूर्य का प्रकाश डालकर तोड़े जाते हैं तो उसे कहा जाता है प्रकाशीय वियोजन। और इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत देकर उनको तोड़ा जाता है तो उसे कहा जाता है विद्युत वियोजन। यानी कह सकते हैं कैसी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों में कन्वर्ट होता है, ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया में तोड़ने के लिए, अभिकारक को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? कैसी एनर्जी दी जाती है, यानी जैसी ऊर्जा दी जाती है, के आधार पर ये तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले बताई उष्मा यानी हीट देकर तोड़ी जाती है तो ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश लाइट देकर तोड़ी जाती है तो प्रकाशीय वियोजन, और इलेक्ट्रिसिटी विद्युत देकर तोड़ी जाती है तो विद्युत वियोजन। याद रखना दो चीजों को बहुत शानदार तरीके से कि संयोजन का मतलब होता है जुड़ना और वियोजन का मतलब होता है टूटना। चीजों को बहुत अच्छी तरह समझना भाई। फिर कहा जा रहा है ऊष्मीय वियोजन। सबसे पहले
उष्मीय का मतलब हीट देकर, ऊर्जा देकर उष्मा द्वारा किया गया वियोजन उष्मीय वियोजन कहलाता है। जैसे कि फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को आप उष्मा देकर तोड़ते हो तो आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले जो ये फेरस सल्फेट या फिर कह सकते हैं आयरन सल्फेट था, ये वाला इस क्रिस्टल का रंग हरा था। जैसे आपने इसको हीट देके तोड़ा तो ये भूरे रंग में बदल जाता है। उदाहरण दूसरा देख लो, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जिसे चूना पत्थर भी कहा जाता है, इसको हीट देके तोड़ा जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में मुक्त होता है, जिसका उपयोग सीमेंट निर्माण में भी किया जाता है। दूसरी विक्रिया आती है जिसमें उष्मा देकर यानी हीट देकर उनको तोड़ा जाता है तो उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे कि लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट रंगहीन है, कलरलेस है, को गर्म करने पर ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। एकल उत्पाद ये राम तापन हीट करके उनको तोड़ा जा रहा है। सबसे पहले लेड ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में मुक्त हो जाता है, या तीन तीन उत्पाद में टूटता है। यहाँ पर सबसे मुख्य बात है, इसका आप कैसे अवलोकन करोगे, भूरे रंग का धुआं निकलता है जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पर एक परखनली ली गई है, चिमटे की सहायता से पकड़ा गया और इसके अंदर डाला गया है लेड नाइट्रेट और उसको बर्नर की सहायता से गर्म किया गया। तो यहाँ से जो ऊपर की तरफ आपको यहाँ से निकलता हुआ धुआं दिख रहा होगा, ये धुआं किसकी उपस्थिति दर्शाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके साथ ही जो यहाँ पर लेड नाइट्रेट था वो टूट जाता है लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन ऑक्साइड में और साथ में ऑक्सीजन मुक्त होती है। आगे तीसरा वियोजन आता है जिसे हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। चलो यहाँ पर दो वियोजन को कंपेयर करके देखते हैं। एक है विद्युत वियोजन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी देके यानी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सुनना अच्छी तरह, सबसे अच्छी तरह सुनना चीजों को शानदार तरीके से। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी देके, जैसे कि जल, यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट द्वारा समझो, एक बीकर लिया गया या फिर प्लास्टिक का मग, उसके अंदर भरा गया ये वाला जल पूरा पूरा और इसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया, 6 वोल्ट की बैटरी है और इसके अंदर एक रॉड डाली गई, एक इलेक्ट्रोड तैयार किया गया जो प्लस यानी कि कैथोड से जुड़ा गया और एक माइनस जिसको एनोड से जोड़ा गया। और जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो जल जिसका सूत्र होता है H2O, जल का सूत्र होता है H2O, और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो ये टूट गया हाइड्रोजन गैस में और एक गैस मुक्त हुई यहाँ पर O2। यहाँ पर समझने लायक बात यह है कि एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होगी और कैथोड पर हाइड्रोजन, यानी दो इलेक्ट्रोड में से कैथोड पर कौन सी गैस जमा होगी, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन किस पर, एनोड पर। दूसरी अभिक्रिया आती है प्रकाशीय वियोजन यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। जैसे कि यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है, यहाँ पर सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है और सफेद रंग से ये धूसर रंग में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा है सिल्वर ब्रोमाइड जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है और सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है, जिसका उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यानी श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत शानदार डीप चीज बताई है। तीसरी विक्रिया होती है विस्थापन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। इस विक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है, यानी कि इसके अंदर एक परमाणु आएगा और दूसरा जो यौगिक होगा उसमें जो परमाणु होगा उसमें जो कम क्रियाशील परमाणु होगा उसको रिप्लेस कर देगा। जैसे कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो उस टाइम सुनना, अच्छी तरह चीजों को देखना। कॉपर सल्फेट एक तरीके का कैसा विलयन है, नीला विलयन है, और यहाँ से ये आयरन जाता है और इस कॉपर को यहाँ से हटा देता है और कॉपर की जगह अगर आयरन बैठ जाता है और इससे फाइनली बनता है आयरन सल्फेट। पहले नीला विलयन था, अब मलिन या हरा विलयन हो गया है और कॉपर को यहाँ से कर दिया मुक्त। एक एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरह यहाँ समझो। पहले क्या था, पहले कॉपर सल्फेट का विलयन था और नीले कलर का था, ये पूरा पूरा कलर नीला है, और इसके अंदर डाल दिया गया आयरन और आयरन ने आकर क्या किया, आयरन ने आकर कॉपर को यहाँ से हटा दिया और ये रहा देखो कॉपर, कॉपर हट गया और उसकी जगह आकर बैठ गया आयरन सल्फेट, यानी कि आयरन यहाँ पर कॉपर को रिप्लेस कर देता है। क्यों किया, ये कारण आपको पता होना चाहिए। पता इसलिए कि जो यहाँ पर आयरन है वो आयरन अधिक अभिक्रियाशील है और ये रहा आयरन, आयरन अधिक अभिक्रियाशील किससे,
कॉपर से। एक और एग्जांपल सुन लो, देखो ये रहा कॉपर सल्फेट, और कॉपर को रिमूव करने के लिए जिंक आएगा, और जिंक रिमूव कर देगा किसको, कॉपर को, और कॉपर यहाँ से हट जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा जिंक। तीसरी अभिक्रिया है द्विविस्थापन, डबल रिप्लेसमेंट, यानी दो दो परमाणुओं का रिप्लेसमेंट होगा, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। यहाँ पर इस अभिक्रिया को देखो, जैसे कि यहाँ पर ये रहा सोडियम सल्फेट और ये रहा बेरियम सल्फेट, यहाँ पर यहाँ से ये सोडियम रिप्लेस होगा, यहाँ से बेरियम रिप्लेस होगा, और यहाँ सोडियम आकर बैठ जाएगा क्लोरीन के पास और बेरियम चला जाएगा सल्फेट के पास, और फाइनली अभिक्रिया होगी ऐसी। सल्फेट के साथ कौन आएगा, बेरियम, और क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट, और साथ में क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ये रहा सोडियम क्लोराइड। देखो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट सही चीजें बताई जा रही है, प्रत्येक चीज को बहुत शानदार तरीके से सुनना। कॉपर, माफी चाहता हूँ, सोडियम सल्फेट डाला गया और बेरियम सल्फेट डाला गया, यहाँ से सोडियम रिमूव हो जाएगा और सोडियम चला जाएगा किसके पास, क्लोराइड के पास या क्लोरीन के पास, और सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बन जाएगा। यहाँ पर बेरियम सल्फेट का सफेद अवशेष बनता है और वह पदार्थ जो जल में अविलय होता है, इस तरह का यहाँ पर बनता है। अगला आ रहा है उपचयन एवं अपचयन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। पहले उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी ऑक्सीजन ग्रोथ होती है, जुड़ती है, और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऐसी प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन से याद रखना, ऑक्सीजन की वृद्धि। और जैसे एग्जाम्पल सुन लो, कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है। जैसे कॉपर है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट किया गया, गर्म किया गया, तो ये ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ जाती है, कॉपर की सतह पर एक काली परत बनाती है। दूसरा आता है रिडक्शन, अपचयन, कम होना, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे अपचयन या रिडक्शन कहते हैं। जैसे गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर ये होता है। यहाँ पर देख लो क्या कहा था, हाइड्रोजन की वृद्धि, ये रहा हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाएगा कॉपर से, किससे, कॉपर से, ये रहा, और ये माफी चाहता हूँ, हाइड्रोजन यहाँ से मुक्त हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और ऑक्सीजन का यहाँ पर हो जाएगा ह्रास। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है। अगली रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपचयित हो, दूसरा उपचयित हो, एक उपचयित और एक अपचयित, यानी अपचयन और उपचयन। सुना आपने, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। जैसे देख लो यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है एक साइड, अपचयन भी हो रहा है, और दूसरी साइड ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो रही है, यानी दोनों चीजें साथ में देखने को मिलती है। देख लो यहाँ पर एकदम अच्छे से प्रॉपर दिखे, वहां से देख लो, ऑक्सीजन का ह्रास, ये रहा एक साइड ऑक्सीजन की वृद्धि, यानी सीधा सीधा कहे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उपचयन, और रिडक्शन भी हो रहा है, अपचयन। अन्य एग्जाम्पल भी सुन लो, जैसे कि यहाँ जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन, तो यहाँ पर ये, और इसमें भी बताया। दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया की। अब दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के प्रभाव, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेशन हो जाने से, ऑक्सीजन जुड़ने से क्या होगा, सुनो। सबसे पहले संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। जैसे कि अपनी भाषा में जंग लगना, जैसे लोहे पर जंग लगना, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, संक्षारण के। फिर अगला आता है विकृत गंधिता, यानी वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री व उपचयित होने पर स्वाद और गंध बदल जाता है। इसके अंदर प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, यानी कह सकते हैं इसके अंदर जितनी भी तेलीय और फैट वाली चीजें होती है वो उपचयित हो जाती है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे चिप्स बनाने वाले पैकेट में ऑक्सीजन हटा दी जाती है और उसकी जगह नाइट्रोजन भरी जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होगी, इन चीजों के साथ अभिक्रिया करके उनको खराब कर देगी। हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट पूरा हो चुका है। कंप्लीट एक वीडियो ये आया और इससे पहले एक और आया था। आपको कहा है पूरा चैप्टर
30 मिनट में कंप्लीट होगा और हो रहा है। जो चीज़ें थी वो एकदम आसानी से और मस्त लैंग्वेज में आपके पास आ रही है। आप फटाफट कॉपी और पेन लेके बैठे और चीज़ों को पढ़ते रहे, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो वो फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर वीडियो को वापस आगे चलाएं और इस तरह सभी चीज़ों को साथ में याद करके आगे बढ़े। अब मैंने पहले वीडियो में बताई थी और दूसरी बार और अंतिम बार बता रहा हूँ कि आप कितनी चीज़ें पढ़ते हो उससे ज़्यादा मैटर है आप कोई भी चीज़ कितनी बार पढ़ते हो। मैं चीज़ों को या बहुत ही कम समय में ज़्यादा चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, इसलिए आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। मैंने क्या कहा, कम समय में ज़्यादा चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, आपका बिल्कुल समय ज़्यादा नहीं लूँगा। आपके पास एक्यूरेसी है इसलिए मैं इन चीज़ों को स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। आप इन चीज़ों को आराम से मेरे साथ साथ जितनी भी स्पीड से करवा रहा हूँ उससे आप कवर कर सकते हो। इसलिए मैं कोई घंटों की क्लास और लेकर यहाँ नहीं आने वाला हूँ कि पहले चैप्टर को 10 भागों में डिवाइड कर दूं और प्रत्येक भाग 1-1 घंटे का बना दूं और आपके 10 घंटे लूं। नहीं, आपके पास एक्यूरेसी है, आप इन चीज़ों को बहुत ही कम समय में ज़्यादा कवर कर सकते हो, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। अब आपकी एक्यूरेसी के अनुसार चलना हमारा काम है, क्योंकि आपके पास वो इंटेलिजेंस है और उसका मैं भरपूर यहाँ उपयोग करने वाला हूँ। और आपके गणित, विज्ञान जैसी दोनों मेजर सब्जेक्ट में मेरा पूरा टारगेट है आपके 100 में से 100, आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए बोर्ड एग्जाम में। पूरे में से पूरे मार्कशीट कोई देखे तो सबसे मेजर और हार्ड सब्जेक्ट में देखो पूरे में से पूरे हैं। केवल चीज़ों से जुड़े रहो, बाकी मेरे पर छोड़ दो, क्योंकि आपकी जो एक्यूरेसी और इंटेलिजेंट है उसका मैं पूरा यहाँ उपयोग करने वाला हूँ। बस आप जुड़े रहे चीज़ों से। धन्यवाद, लॉट ऑफ थैंक्स, हैप्पी जर्नी और बेस्ट ऑफ लक बोर्ड एग्जाम के लिए।